काफ़ी लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं सर, मैंने पर्सनली तमिलनाडु एनसीईआरटी करी है। इग्नू के नोट्स काफ़ी ज़्यादा रेफर करें, इग्नू के एमए के नोट्स हैं। सर मैं द हिंदू नहीं पढ़ा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस जरूर रेगुलर बिल्कुल पढ़ा है। तो इसलिए सबसे सर पहले मैंने बेस मटेरियल सर आपकी वीडियोस से मैंने वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, एक्सटेंसिवली वीडियोस रेफर करी सर। ज्योग्राफी क्योंकि मेरे लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सर सुदर्शन सर की वीडियोस देखी हैं और उसी से मैंने अपना ज्योग्राफी का कंटेंट डेवलप करा है। मैंने सर पढ़ी जीसी लियोंग भी है सर। सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट के लॉज पढ़े थे। अगर किसी को लगता है कि मेरे मॉक्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो सर वो शुरुआती स्टेज में चाहे तो नंबर काउंट भी ना करें, सिर्फ एक नॉलेज बूस्टर की तरह मॉक्स को यूज़ कर सकते हैं सर। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि साइंस में मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता था जी सर। अखबार में यूजुअली सर मैं थोड़ा अच्छा टाइम देके पढ़ता था, तो सर अराउंड 60 to 70-80 मिनट्स सर हो जाते थे। और सर नोट्स न्यूज़पेपर के नहीं बनाए हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स कंपाइलेशन सर कभी नहीं करें, क्योंकि सर मेरे लिए पढ़ना, मैं ट्राई एक दो बार करा था सर, पर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए सर। एथिक्स के लिए सबसे पहले मैंने भी सर काफ़ी टॉपर टॉक्स में ही ये सुना था, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात, एक शॉर्ट उसकी डेफिनेशन, एक लॉन्ग डेफिनेशन। अगर हम ये चीज़ एक बार डेवलप कर लें। निबंध सर निबंध का सर कुछ ऐसा सर सोर्स मटेरियल नहीं मिला है। मेडिकल साइंस जो लोग विद्यार्थी उसकी तैयारी करें तो क्या बुक रिसोर्सेज या क्या रेकमेंड करेंगे आप? जी कि मैं कभी फर्स्ट रैंक इमेजिन भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे पता था सर कहीं ना कहीं मार्क्स कैप्ड हैं, बट थैंकफुली सर कहाँ पे हुआ है। जी मैं हंस रहा हूँ, मतलब ऐसा ना सोचिए। नहीं सर बिल्कुल। अच्छा ये रियल है, ये अनअकैडमी का बंदा लग रहा है मेरे को, है ना? आप रियल वाले हो क्या? सच में आप अनअकैडमी के हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे यार वेरी गुड यार। नमस्कार मित्रों, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री जी से। आपने रैंक 1 हासिल किया है मेडिकल साइंस ऑप्शनल के साथ। सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स लिस्ट आप बता दें बच्चों को तो सुविधा हो जाए। स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए क्या करना है? बिल्कुल सर, एक हिस्ट्री का मुझे लगता है क्योंकि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, और कहीं ना कहीं मेंस में हिस्ट्री को मैं मानता हूँ कि मेंस में हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी है प्रीलिम्स के मुकाबले, क्योंकि प्रीलिम्स में जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल एट टाइम्स हो रही है। तो सर रिसोर्स लिस्ट की जहाँ तक बात करूँ तो एक बेस मटेरियल हम कर सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं सर, मैंने पर्सनली तमिलनाडु एनसीईआरटी करी है, और तमिलनाडु की एनसीईआरटी के ऊपर एड ऑन करने के लिए सर मैंने इग्नू के नोट्स काफ़ी ज़्यादा रेफर करें, इग्नू के एमए के नोट्स हैं तो उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ वो है उसमें आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जैसे अगर किसी को बुद्धिज़्म पढ़ना है तो जाके गूगल पे सिर्फ बुद्धिज़्म इग्नू नोट्स अगर वो सर्च करेंगे तो एक 10-15 पेजर एक आपके सामने आ जाएगा, और उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सर हिस्ट्री की है। नेक्स्ट मूविंग टू ज्योग्राफी सर। सर प्रीलिम्स तो एनसीईआरटी मैप्स वगैरह हुआ, जो मेंस के मैं देख रहा हूँ आजकल पेपर उसमें थोड़ा ऑप्शनल लेवल का पूछा जाए, ऐसा कुछ चल रहा है, तो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? सर ज्योग्राफी क्योंकि मेरे लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सर सुदर्शन सर की वीडियोस देखी हैं और उसी से मैंने अपना ज्योग्राफी का कंटेंट डेवलप करा है सर। मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे। ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइट सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। जहाँ तक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत अच्छी है, तो एनसीईआरटीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, मल्टीपल रिवीजन्स एनसीईआरटी के करें। मैंने सर पढ़ी जीसी लियोंग भी है, बट मुझे लगता है कि उसकी भी सिलेक्टिव रीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिए हुए हैं, इतनी रिलेवेंस नहीं लगती उनकी। और इसके अलावा सर ज्योग्राफी में अगर कुछ करंट स्पेसिफिक चीज़ न्यूज़ में है, जैसे कोई डिज़ास्टर वगैरह अगर कोई रिसेंट हैपनिंग हुई है, तो उस पर सर ज़्यादा एम्फेसिस दे सकते हैं। और सर ये जो मेंस वाला जो विचित्र हो रहा है उसका? हाँ जी सर, उसमें उसके लिए मुझे लगता है सर हम अगर डिज़ास्टर्स पे ये है, थोड़ी सी उसकी एक्सटेंसिव स्टडीज़ जाके एसोसिएटेड और मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज उसमें से जो पूछी जानी, तो उस पर शायद हम कुछ वर्क कर सकते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी से जुड़ा सब्जेक्ट ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बिल्कुल सर। इसमें क्या किया जाए? हाँ सर, तो इसमें मैंने 2-3 सोर्सेज यूज़ करे थे सर। सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट के लॉज पढ़े थे, और लॉज पे सर मैंने गूगलिंग करी थी। गूगलिंग करके सर कुछ बियर एक्ट थे,
पहले कुछ कुछ कंटेंट मिल रहा था, तो उससे एक बार लॉस प्रिपेयर करें। उसके बाद करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़पेपर में रहती थी, स्पीशीज़ वगैरह ये चीज़ें थी। तो एनवायरनमेंट में भी सर सुदर्शन सर की मैंने वीडियोज़ रेफ़र करी थी। और इसके अलावा जो इसमें काफ़ी सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्टैटिक पार्ट भी है जिसकी रूट लर्निंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, जैसे नेशनल पार्क्स हैं। और सर इनमें भी सर मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल जाके एक एक इंडिविजुअल नेशनल पार्क को 15-15 मिनट के लिए विकिपीडिया भी सर्च करता था, ताकि उसमें आजकल सर इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा रही है कि इस नेशनल पार्क में वेजिटेशन ये तरह की मिल रही है, इसमें वाइल्ड लाइफ इस तरह की है, तो आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क। तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि कहीं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें तो हो सकता है सर। इकोनॉमी में क्या आपने मेहनत? बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर इकोनॉमिक्स में सबसे पहला सर इंपॉर्टेंट टास्क है सर फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ऐसे फिनोमेना है सर, जैसे मतलब रेपो रेट अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसके लिंकेजेस, मनी करेंसी रेट और इन सब से फ्लक्चुएशन। तो इसलिए सबसे सर पहले मैंने बेस मटेरियल सर आपकी वीडियोस से मैंने वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, एक्सटेंसिवली वीडियोज़ रेफ़र करी। और सर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का जो पेज रहता है सर उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ता था सर, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे लगता था कि इस पे और रिसर्च करनी चाहिए, तो उसकी गूगल पे जाके और रिसर्च करता था। सर ये जो पॉलिटी है, ठीक है, प्रीलिम्स में तो लक्ष्मीकांत वगैरह से काम हुआ, लेकिन पॉलिटी मेंस पेपर 2 जो है गवर्नेंस और ये सब पूछ रहे हैं, थोड़ा लीग से हटके पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग सर परेशान हैं, तो क्या इसका इलाज है? हाँ सर, मतलब इसमें मुझे लगता है कि सर मैंने जो गवर्नेंस वाला है, सोशल जस्टिस वाला है, सोसाइटी वाला है, और ये सारे सब्जेक्ट्स सब क्लब करके सर पढ़े। और इसमें GS1 का भी, GS2 GS3 तीनों आ जाते हैं। तो इसमें सर मैंने इसको थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन करा सर। इसमें मैंने निकाला सर विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, डिसेबिलिटी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट जेंडर स्पेसिफिक ऐसे है। तो इन पे सर करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट के लिए मतलब गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन चीज़ों में क्या रिलेटेड हैं। तो इस बेसिस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्रिपेयर करा था, एंड मतलब काफ़ी उस पर गूगलिंग करके और ये सब मतलब खुद से ही करा था सर ये सब चीज़। मतलब आपने मैन्युअली थीम बिल्कुल पहचान के manually और सर। ये सब किया। अच्छा सर, ये जो मेंस पेपर 2 में जो गवर्नेंस मतलब पॉलिटी वाला जो आता है, जी सर। कुछ लोग बताते हैं द हिंदू के जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो द हिंदू पर आपने कितनी निर्भरता रखी है? सर मैं द हिंदू नहीं पढ़ा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस जरूर रेगुलर बिल्कुल पढ़ा है। पिछले 5-6 साल से मैं डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता आया हूँ, और सर मैं सिग्निफिकेंट सक्सेस उनको भी वो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में तो खासकर, और सर मतलब इनफैक्ट इंटरव्यू में भी और मेंस में भी इंडियन एक्सप्रेस का रोल काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे आपको डाइवर्स सब्जेक्ट मिलते हैं। और सर मेरा कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि रादर देन मैगजीन्स और जो कंपाइलेशंस होते हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के साथ एक फ़न वे में भी थोड़ा सा पढ़ना हो जाता है सर। जी। तो इस तरह से मित्रों, इस आजादी के पर्व पर केवल 16999 में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की लाइव क्लासेस द्वारा 1 साल के लिए तैयारी अनअकैडमी आपको दे रहा है। और क्योंकि हम आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 80 लकी लर्नर्स को 100% फीस रिफंड दी जाएगी, प्रोवाइडेड के आज से लेकर 14 अगस्त के बीच आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का 2 साल या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की डिजिटल एक्सेस और साथ ही साथ उसके यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन की डिजिटल एक्सेस आपको दी जाएगी। और मिलेगा CSE एश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइडेड की नियमित हाजिरी, नियमित मॉक टेस्ट आपने दिए थे और 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया था। और अनअकैडमिक इन कोर्सेज से टॉपर्स को फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। यहाँ हम फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले लर्नर्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे लर्नर जिन्होंने हमें फीस देकर पढ़ाई की थी। तो डिस्काउंट कोड mrunal.org द्वारा आज ही जुड़े, क्योंकि ये एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको NCERT से एडवांस, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेन, CSET, GS सब कुछ पढ़ाया जाता है। याद रहे 14 अगस्त इन सब ऑफर्स की आखिरी तारीख है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेट्स क्रैक इट। और ये सर जो साइंस है आजकल मतलब थोड़ा 11-12 वाला जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कम दिख रहा है और बिल्कुल अलग ही पूछ रहे हैं। जी सर। तो क्या है उसका इलाज? सर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि साइंस में मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता था, क्योंकि साइंस में भी अंदर सब पार्ट्स हैं, तो उसमें जो हेल्थ वाला पार्ट था तो सर वो मेरे लिए एक एडवांटेज था। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई और भी तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो कि एडवांसमेंट सर इतनी रफ्तार में हो रहा है, तो उसके साथ पेस रखना थोड़ा सा मुश्किल तो है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सर इसमें रिलाई करता था न्यूज़पेपर पे और इंटेंसिव गूगलिंग करना, और यूट्यूब पे भी अगर कुछ ऐसा रिसोर्सेज ऐसे मिल रहे हैं जो कि अगर सर मुझे लगता था कहीं ना कहीं अगर हम PYQs को
स्टडी करें तो एक अंडरस्टैंडिंग, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि किस तरह से क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्री में सर तो किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो सर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कंटेंट फिल्टर आउट करने में सर। जी सर, हमने ये जो 5-6 कोर सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये देख लिया। अब ये जो करंट अफेयर्स है, राइट सर। उसके लिए क्या आपकी? जी सर, सबसे ज़्यादा तो मैं न्यूज़पेपर को अगेन कहूँगा। इसके अलावा सर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट्स अगर हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद न्यूज़पेपर में पूरी तरह से होलिस्टिक कवरेज नहीं हुई है, तो सर उसको मैं अलग से जाके सेपरेट पार्ट में पढ़ता था और उसका स्टैटिक और करंट लिंकेज भी करता था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिंकेजेस बेस्ड भी आजकल आने लगे हैं। कोई एक रिसेंट डेवलपमेंट वाली चीज़ लेंगे करंट अफेयर्स वाली, उसको स्टैटिक्स से कंपेयर करके स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मतलब व्हाट वाज योर वर्कफ्लो लाइक, मतलब अखबार कितने टाइम तक पढ़ते थे, नोट्स कितने बनाते थे? जी सर, अखबार मैं यूजुअली सर मैं थोड़ा अच्छा टाइम देके पढ़ता था, तो सर अराउंड 60 to 70-80 मिनट्स सर हो जाते थे। और सर नोट्स का न्यूज़पेपर के नहीं बनाए हैं। मैं ये करता था सर, अगर कुछ मुझे वैल्यू एडेड मिल रहा है तो मैं अपने जो सोर्स मटेरियल हैं वहाँ पे ऐड ऑन कर देता था सर। कुछ भी अगर मुझे इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड चीज़ मिली, कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो फिर मैं नोट्स में सर अपने ऐड कर देता था सर। जी सर, ये करंट अफेयर्स के नाम पे आप जानते हैं सब 1 साल 2 साल के सब कंपाइलेशन वगैरह आते हैं, उस पर आपकी निर्भरता रही है? अगर हाँ तो कितनी? नहीं रही है तो भी आप बोल सकते हैं। सर मैं मतलब कभी सर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स कंपाइलेशन सर कभी नहीं करें, क्योंकि सर मेरे लिए पढ़ना, मैं ट्राई 1-2 बार करा था सर, पर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए। इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था वो, तो इसलिए सर मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प नहीं करती। जी, अब 3-4 जो आखिरी सवाल बचते हैं सर, एथिक्स के लिए क्या किया? सर एथिक्स के लिए सबसे पहले मैंने भी सर काफ़ी टॉपर टॉक्स में ही ये सुना था कि एथिक्स के लिए जो बहुत एक्सटेंसिव उसका सिलेबस दिया हुआ है मेंस का, उसमें इंडिविजुअल एक एक कीवर्ड की सर सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। एक एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात, एक शॉर्ट उसकी डेफिनेशन, एक लॉन्ग डेफिनेशन, अगर हम ये चीज़ एक बार डेवलप कर लें सारे, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम कीवर्ड्स निकालेंगे सिलेबस से तो अराउंड 100 कीवर्ड्स उसके निकल कर आएंगे। इन सब पे एक बार ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर इसके बाद सर हम सोचेंगे कि इस चीज़ को हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं, हमारे पर्सनल एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स या फिर इमेजिनरी एग्जाम्पल्स, इन सब की एक हम अगर कंटेंट अपना खुद का डेवलप कर लें तो हेल्प करता है। और सर केस स्टडीज़? सर केस स्टडीज़ के लिए मुझे लगता है कि इम्प्लाइड नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, जितनी हमने एथिक्स के लिए ये सब कंपाइल करा है सर, इसी को अगर हम राइटफुल और ऑनेस्ट वे में अप्लाई कर दें सर, जो कि हम एक्चुअल उस चीज़ को इमेजिन करें कि आगे जाके सर, ज़्यादातर केस स्टडीज़ एज ए ब्यूरोक्रेट आपको उसके बूट्स में स्टैंड करने के लिए बोलती हैं, तो यदि हम ऑनेस्टली अपना रिव्यू दें, ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है सर मार्क्स। जी सर, निबंध? सर निबंध का सर कुछ ऐसा सर सोर्स मटेरियल नहीं मिला है, और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शंस हैं आपके थॉट्स के, आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस के, तो मुझे लगता है सर कि निबंध के लिए हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि हम एक टेम्पलेट बेस्ड उसमें कुछ कुछ चीज़ें रेडी कर सकते हैं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं कभी हम टाइम की भी शॉर्टेज उसमें फेस कर सकते हैं कुछ लोग। जैसे मुझे लगता था सर मेरे सेकंड वाले ऐसे में टाइम की कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती थी, तो मैं कुछ ऐसे टेम्पलेट 5-10 कंक्लूजन्स और इस तरह से, मतलब बहुत जेनरिक फिलोसॉफिकल या फिर आउटकम ओरिएंटेड कंक्लूजन्स ऐसे रेडी करके जाता था, ताकि मैं उससे कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड मैं लिख सकूं, तो वो चीज़ मैं कहूँगा सर। जी, और ये जो मतलब मुझे लगता है आप जो अखबार सुकून से पढ़ रहे थे उसमें से भी काफ़ी मटेरियल मिला बिल्कुल, होगा, बिल्कुल फिलोसॉफिकल और ये सब निबंध? बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसके बाद जो ऑप्शनल है सर, सबसे पहले तो गुजरात के उन सभी डॉक्टरों की तरफ से उन्होंने मुझे कहा आपको धन्यवाद करें जिन्होंने 2005 से 15 में तैयारी की थी, क्योंकि उस वक्त ये जो मेडिकल साइंस है इट वाज नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, तो जो बहुत होनहार थे उनका IPS वाला रैंक आया हो, थोड़ा भी मार्क्स कम पड़ा हो तो फिर वो प्रोफेसर वगैरह बन गए हो मेडिकल कॉलेजेस में, आपने सबका नाम सम्मान बढ़ाया। मैं से कई लोगों को मैंने भेजा स्क्रीनशॉट, मेडिकल साइंस ऑप्शनल, खुश हो गए, बहुत मज़ा आ गया। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, आपने जो उनको वापस हौसला दिया है, मेडिकल साइंस जो लोग विद्यार्थी उसकी तैयारी करें तो क्या बुक रिसोर्सेज या क्या रेकमेंड करेंगे आप? जी सर, मैं सबसे पहले तो जो मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स को उनको यही कहूँगा कि आप आराम से एक बार ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आराम से अपना ड्यू कंसिडरेशन लें और एक बार PYQs देखें, सिलेबस देखें,
द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस देखें। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और क्योंकि सर एक चैलेंज मुझे ये मेडिकल साइंस में ये फेस करना पड़ा था, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है सर, तो उसको रिवाइज़ करना वो अपने आप में एक बर्डन फील होने लगता है सर। तो वो एक बार आप अपना देख लें कंफर्ट लेवल आपका मेडिकल साइंसेज में कितना है। और अगर आप मेडिकल साइंसेज चूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉलेज के टाइम पे मतलब अगर फाइनल ईयर में या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे कुछ जो पैरेलल्स आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको कॉलेज में भी वो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और सिलेबस से अगर आप निकालते हैं तो वो एरियाज़ आप कॉलेज के टाइम पे प्रिपेयर कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अल्टरनेट ऑप्शनल्स भी स्टडी कर सकते हैं। जी, मतलब आपकी जो कॉलेज की बुक्स हैं वही आपको उपयोगी होती जी हैं? सर, बुक्स के लिए तो बिल्कुल सर, जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स कॉलेज में पढ़ी हैं वही सेम सी सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेडिकल साइंसेज जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, क्वेश्चंस नए नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपको फेमिलियर ही आएंगे, लेकिन वो वास्टनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, और सर बिना रिवीजन के मेडिकल साइंस में पेपर मतलब ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज हो जाती है। जी। सर आप जानते हैं 1-2 साल बाद यूपीएससी तो एनुअल रिपोर्ट निकालेगी, सर। तो कुछ डेटा पर आप जो लोग टॉपर बन जाते हैं उनके इंटरनल ग्रुप और ये सब रहता है, तो अंदाजे से मेडिकल साइंस से कितने विद्यार्थी पास हुए होंगे या पहले से बने? जैसे कि लॉ ऑप्शनल में इस बार ज़्यादा हुए हैं, ऐसी कुछ बातें सर? सर मैं सिर्फ मतलब मेडिकल साइंसेज से टॉपर तो सर मैं मैडम को जानता हूँ सर, एक 2012 में सर टॉपर मैडम थी। इसके अलावा सर बहुत कम सिलेक्शन सर मेडिकल साइंसेज ऑप्शनल से होते थे, और इनफैक्ट सर यही एक रीज़न था सर कि मैं कभी फर्स्ट रैंक इमेजिन भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे पता था सर कहीं ना कहीं मार्क्स कैप्ड हैं, तो मैं चाहता था कि बस सर सर्विस में आ जाऊँ, बट थैंकफुली सर कहाँ पे हुआ है सर। जी, मैं हंस रहा हूँ, मतलब ऐसा ना सोचिए। नहीं सर, आप बिल्कुल आप जानते हैं पूरी सिस्टम। बिल्कुल सर। तो हाँ, तो मेन तो यही चीज़ है एंड अल्टीमेटली इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बारे में तो आपने अलग अलग जगह और भी बातें की होंगी, तो उस पर हम आपका समय नहीं लेते। और दूसरा, जो आदमी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेगा उसकी खुद भी की भी काफ़ी मैच्योरिटी आ ही जाती है कि उसके कैसे हैंडल किया जाए। अंत में विद्यार्थियों को ये जो सर प्रीलिम्स करीब आ रही है, कुछ आप संदेशा देना चाहें? हाँ सर, मैं प्रीलिम्स के लिए बोलूँगा कि अभी 2 महीने हैं आपके पास, और इन 2 महीने को आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टाइम तक अगर आपका कंटेंट डेवलप हो चुका है एक बहुत बेस लेवल का भी, आप ये चिंता मत करिए कि मुझे रिवीजन करना अभी बाकी है, या फिर मैंने मॉक्स बहुत कम लगाए हैं, या फिर मैंने PYQs कम लगाए हैं। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप उनको एक स्ट्रेटेजिक मैनर में अगर एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है आप प्रायोरिटी एरियाज़ निकालें, आप PYQs को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखें, उसके बाद आप मॉक्स को ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको फेवरेबल लगे, जिससे आप अगर किसी को लगता है कि मेरे मॉक्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो सर वो शुरुआती स्टेज में चाहे तो नंबर काउंट भी ना करें, सिर्फ एक नॉलेज बूस्टर की तरह मॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप टाइम बाउंड मैनर में ये सब चीज़ें यूज़ करें। तो मैं तो सर बेस्ट विशेज़ ही कहूँगा सर सभी। मैं यूपीएससी को बधाई देना चाहूँगा कि इस बार उन्होंने, मतलब हर बार सही कैंडिडेट ही चुनते हैं, लेकिन इस बार जो एक चेहरा मिलना चाहिए, जो प्रेरित करे, उत्साह दे, एनर्जी बढ़ा दे लोगों में, वो आप हैं। आपको देख के मज़ा आ गया। मतलब ये तो सब है, ठीक है, आप मेरा नाम लेंगे तो मैं खुश होऊंगा। ये सब के अबव एंड बियॉन्ड चीज़ है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल के साथ यूपीएससी ने किसी को टॉपर बनाया है। यूपीएससी को बहुत बधाइयाँ। और स्केलिंग में इस बार लॉ ऑप्शनल से लेके बाकी भी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन के बच्चे खुद चुनते थे, उसको मतलब अच्छे रैंक्स मिले हैं। तो ये जो मतलब कोचिंग की ज़रूरत थी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब लेने की, उसकी जगह अपने ही में रहें तो क्या पैसा भी बचे और बुक्स के और कोचिंग के खर्चे। इस बात की मैं यूपीएससी को बधाई देता हूँ, और आपको तो बहुत बहुत बधाई है ही। बहुत बहुत थैंक यू सर। मज़ा आ गया, मैं और क्या कहूँ, बस लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, मुझे बस आपका आभार व्यक्त करना है ऑन पर्सनल लेवल। वो इसलिए कि मित्रों, कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उसमें सोशल हायरार्की होती है कि आप क्या करते हो। अब हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो समाज में आस पड़ोस में ये क्या मतलब टॉपर्स तो निकलते हैं दिल्ली से, लेकिन आपने ये जो अनअकैडमी में पढ़ाई की, आपका खुद की मेहनत है, और रैंक 1 किसका आएगा मतलब वो भगवान की मेहर है, माँ बाप का आशीर्वाद है। लेकिन आपके सिलेक्ट होने से हमारी भी, मतलब हम सब टीचर्स की अनअकैडमी पर हम जो हैं, हमारी इज्जत बढ़ी है समाज में, जो आस पड़ोस में हम ज़्यादा गर्व से बोल सकते हैं, क्योंकि रैंक 1 आए मतलब वही एपेक्स है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं अनअकैडमी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैनेजमेंट से जुड़े हुए तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, मृणाल पटेल जी का, सुदर्शन जी का, मधुकर जी का, पूरी इनकी टीम का, पूरे मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं, जिस सेवा में ये लगे हुए हैं भारत के भविष्य को तराशने की। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है,
और तराशा हुआ खूबसूरत भविष्य मुझे सामने दिख रहा है। आप सबको अपने भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.